हेलो एवरीवन, दिस इज अभितोष आनंद और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फोर्स एंड टॉर्क क्या होता है। ठीक है। हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फोर्स इज व्हाट, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। बट आज हम लोग इस डेफिनेशन से थोड़ा ऊपर उठने का कोशिश करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। फोर्स क्या होता है? अ फोर्स इज अ कॉज विच टेंड्स टू रिजल्ट इन मूवमेंट और चेंज इन साइज और शेप ऑफ द बॉडी। मीन्स अगर कोई बॉडी है उस पर मैं फोर्स लगाता हूं तो वो मोशन में आ जाएगा या फिर उसका साइज और शेप चेंज हो जाएगा। अगर आप पहला फिगर देखो तो पहला फिगर में क्या हो रहा है, एक कार्ट है जिसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया और वो मोशन में आ गया। दूसरे फिगर में क्या हो रहा है, एक बॉक्स है जिसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया और उसका साइज और शेप चेंज हो गया। तो फोर्स क्या है? एक कॉज है विच टेंड्स टू रिजल्ट इन मूवमेंट और चेंज इन साइज और शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है। फोर्स देखिए, अब उसका यूनिट भी देखना होगा। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट? न्यूटन। ठीक है। ये न्यूटन जी के नाम पे रख दिया गया है। अब 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है? हमें समझना है कि 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है। इसको थोड़ा सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। कोई बॉडी है जिसका कि मास 1 किलोग्राम है। फिगर में देखिए, कोई बॉडी है जिसका कि मास 1 किलोग्राम है और वो किसी डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है। अब मैं जब उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा उसके मोशन के डायरेक्शन में, तो उसका जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा। ठीक है। तो मतलब पहले अगर वो 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था तो मेरे 1 न्यूटन के फोर्स लगाने के बाद वो 2 मीटर पर सेकेंड से चलने लगेगा। ठीक है। तो 1 न्यूटन इज द फोर्स which when applied on a moving body of mass 1 kilogram in the direction of its motion increases its speed by 1 meter in 1 second। ठीक है। अगर वो पहले 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था तो अब वो 4 मीटर पर सेकेंड से चलने लगेगा। ठीक है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? जिस फोर्स से अर्थ हमें अपने तरफ खींच रही है, दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। अब कोई बॉडी है जिसका कि मास 1 किलोग्राम है, तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या लग रहा होगा? ठीक है। तो अगर कोई बॉडी है जिसका कि मास 1 किलोग्राम है तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा 1 kgf। ठीक है। अब क्योंकि फोर्स का एक और यूनिट आ गया kgf, तो अब kgf एंड न्यूटन के बीच में हमें रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 kgf फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर जिसका कि मास 1 किलोग्राम है, तो मतलब उस पर कितना न्यूटन लग रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो 1 kgf इक्वल टू क्या होता है? 10 न्यूटन। अब ये कहाँ से आया? तो फिगर में देखिए, एक बॉडी है, बॉडी ए, जिसका कि मास m है। तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या लग रहा होगा? उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा F इक्वल टू एम जी, जहाँ पे m क्या है? उस बॉडी का मास, एंड g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है। जिसका कि वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, तो उसके लिए हमें टेंशन लेना नहीं है। उसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 लेते हैं। ठीक है। तो अगर वो बॉडी ए जो है उसका मास 1 किलोग्राम लिया जाए तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या लग रहा होगा? 1 × 10। ठीक है। तो कितना न्यूटन हो गया वो? 10 न्यूटन। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि अगर कोई बॉडी है जिसका कि मास 1 है तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा 1 kgf, एंड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन उस पर फोर्स लग रहा होगा 10 न्यूटन। तो 1 kgf इक्वल टू क्या आ गया? 10 न्यूटन। ठीक है। तो इस रिलेशन को याद रखना है, न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आने वाला है ये इक्वेशन, सॉरी ये रिलेशन। ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक है। अब कोई बॉडी था जो कि फिक्स नहीं था, किसी भी पॉइंट के अबाउट उसको हम फिक्स नहीं किए थे, वो फ्री टू मूव था। अब फिगर देखिएगा। ठीक है। पहला फिगर, उसमें क्या हो रहा है? अगर कोई बॉडी है जो जिसको कि फिक्स नहीं किया गया है तो उस पर अगर मैं कोई फोर्स लगाऊंगा तो वो ट्रांसलेटरी मोशन में आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन में सीधा बढ़ेगा आगे। ठीक है। लेकिन सेकंड फिगर में देखिए, एक डिस्क है जिसे मैंने सेंटर में पाइवोट कर दिया है, मीन्स उसे फिक्स कर दिए हैं उस पॉइंट के अबाउट। अब जब मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा तो वो फ्री टू मूव तो है नहीं, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन तो शो नहीं करेगा। तो वो कौन सा मोशन शो करेगा? वो रोटेटरी मोशन शो करेगा, मीन्स वो टर्न करेगा। ठीक है। तो मतलब एक फोर्स जो है वो किसी बॉडी को टर्न भी करा सकता है। इसलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है।
तो अ फोर्स हैज अ टर्निंग इफेक्ट ऑन अ बॉडी विच इज नॉट फ्री टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बट इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट अबाउट विच इट कैन टर्न। ठीक है, तो एक फोर्स का टर्निंग इफेक्ट भी हो सकता है अगर कोई बॉडी फ्री टू मूव नहीं है, वो किसी पॉइंट के अबाउट फिक्स किया गया है, पाइवोट किया गया है। ठीक है, तो फोर्स जो है उस बॉडी को टर्न भी कर सकता है। अब टर्निंग इफेक्ट तो फोर्स का होता है, अब इसका जो टर्निंग इफेक्ट है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो भी पढ़ना है हमें। तो बस दो फैक्टर्स पे टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी, सॉरी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जितना ज़्यादा फोर्स से हम किसी भी चीज़ को धक्का देंगे वो उतना ही ज़्यादा जोर से टर्न होगा। सपोज आपके घर में एक डोर होगा, आप उसको जितना ज़्यादा जोर से धक्का देते हो उतना ही जल्दी वो खुलता है, उतना ही जल्दी वो टर्न करता है। मीन्स वो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पे डिपेंड कर रहा है टर्निंग ऑफ द बॉडी, कि उसका वो बॉडी कितना टर्न करेगा, वो आपके फोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना जोर से फोर्स लगा रहे हो, कितना जोर से धक्का लगा रहे हो। ठीक है, सेकेंड फैक्टर क्या है? तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप फिगर देखो तो इसमें पाइवोटेड पॉइंट क्या है? ओ, सेंटर में, और फोर्स कहाँ लग रहा है? पॉइंट ए पे। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ ए, जिसको कि आरपी से डिनोट किया गया है, वो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उस पर भी आपका टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड करेगा। कैसे? तो आप एक डोर लीजिए, मतलब कि आपके घर में एक डोर होगा, आप उसके पास जाइए, ठीक है, और एक साइड से डोर को पाइवोट किया गया है, फिक्स किया गया है। आप जितना उस पाइवोटेड एंड के जितना करीब जाकर के आप फोर्स लगाओगे उतना ही धीरे धीरे वो डोर खुलेगा, उतना ही धीरे धीरे वो डोर टर्न होगा। ठीक है, लेकिन जितना आप उस पाइवोटेड एंड से दूर जाकर के फोर्स लगाओगे उतना ही जल्दी जल्दी वो डोर खुलेगा, उतना ही ज़्यादा वो टर्निंग इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? दो फैक्टर्स पे, आपके मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पे, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। ठीक है, अब किस तरीके से वो डिपेंड करता है? तो जितना ज़्यादा जोर से हम धक्का लगाएंगे डोर को उतना ही ज़्यादा वो टर्निंग इफेक्ट शो करेगा। मीन्स फोर्स बढ़ाने से टर्निंग इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, एंड फोर्स घटाने से टर्निंग इफेक्ट घटता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में क्या है? तो आप डोर का ही एग्जांपल लीजिए, इसमें जो पाइवोटेड एंड है उसके आप जितना करीब रह करके डोर को धक्का देते हो उतना ही कम वो टर्निंग इफेक्ट शो करता है। मीन्स अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है फोर्स एंड पाइवोटेड पॉइंट के बीच का, तो वो कम टर्निंग इफेक्ट शो करेगा, और जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो अगर आरपी इंक्रीज करेंगे तो टर्निंग इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा, और आरपी अगर डिक्रीज करेंगे तो टर्निंग इफेक्ट भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स देख लिए, तो अब मोमेंट ऑफ फोर्स भी देखना पड़ेगा। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ कोई बॉडी जो था वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता था? वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता था, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट ले लेना तो वो मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है या फिर टॉर्क कहलाता है। एक्चुअली हम लोग फोर्स ही लगा रहे हैं, वो कुछ अलग नहीं है, कुछ नया चीज़ नहीं है, बस वही है कि उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब क्यों किया गया है? तो अगर कोई बॉडी था जो कि फिक्स नहीं था, वो फ्री टू मूव था, तो उस पर जब मैं फोर्स लगाता था तो उसका जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ उस फोर्स पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मैं उस पर जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा वो मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ फोर्स पे ही डिपेंड कर रहा है उसका मोशन। बट जब हम लोग किसी बॉडी को टर्न करने आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ फोर्स पे आपका डिपेंड नहीं हो रहा है टर्निंग इफेक्ट, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जब आप उस डोर को टर्न करना चाहते हो तो आप सिर्फ उस पर आपका फोर्स ही नहीं लगाओगे, आप ये भी देखोगे कि कितने डिस्टेंस से, उस पाइवोटेड एंड से कितने डिस्टेंस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो जब दो दो फैक्टर्स आपको कंसिडर करना पड़ रहा है तो यहाँ पे ये कुछ नया चीज हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका एक नया नाम रख दिया गया है, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड पाइवोटेड पॉइंट। ठीक है,
इसको हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं। अब मोमेंट ऑफ फोर्स देखें तो अब इस मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क का हम लोगों को यूनिट भी देखना होगा। तो यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होता है? यूनिट ऑफ टॉर्क इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब यहाँ पे कुछ समझ लीजिए थोड़ा सा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मुझे कोई यूनिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें उसका डायरेक्टली फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट निकालने के लिए भी सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ टॉर्क इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क क्या आ जाएगा? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इंटू ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन। और ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो गया? न्यूटन मीटर। ठीक है, अब सीजीएस यूनिट में अगर आपको निकालना है तो आप सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स लीजिएगा और सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस लीजिएगा। तो सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क क्या आ जाएगा? डाइन सेंटीमीटर। अब क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स का दो यूनिट आ गया तो आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो वन, इसके बीच का रिलेशन थोड़ा देख लेते हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है। एंड 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हम लोग 1 न्यूटन मीटर निकालेंगे तो क्या था? मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क इक्वल टू क्या था? फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 10⁵ इंटू 10⁵ इक्वल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया रिलेशन आपका 1 न्यूटन मीटर एंड डाइन सेंटीमीटर के बीच में। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन 1 न्यूटन। ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है? आपको इसको घर में करना है खुद से। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन हाउ टॉर्क डिपेंड्स ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। ठीक है, जो टॉर्क है या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स है वो किस तरीके से डिपेंड करता है आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, जो कि फोर्स एंड पाइवोटेड पॉइंट के बीच का है। बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, फोर्स एंड पाइवोटेड पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस पर टॉर्क किस तरीके से डिपेंड करता है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? ये एक्चुअली एक न्यूमेरिकल है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ नट हैज बीन टाइटेंड बाय अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन यूजिंग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। मीन्स एक नट है, उसको मैं किसी स्पैनर से टाइट कर रहा हूँ। ठीक है, और वो स्पैनर का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो उस पर मुझे 120 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं हो गया हूँ थोड़ा आलसी। अब मुझे 100 न्यूटन के फोर्स पे ही उस नट को टाइट करना है। तो उस स्पैनर का लेंथ कितना होना चाहिए? ठीक है, आपको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।